ओबीसी को भले ही हमें 1992 से दिखता है, SC ST को तो पहले से ही दिखता है। अब ये जो रिजर्वेशन है, तो पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ऑफकोर्स महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की कुछ स्पेसिफिक सीट्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, जितने भी पोस्ट हो गए 100% हो गए। अब इस 100% पोस्ट में से कितने सीट्स ये रिजर्व रहना चाहिए SC ST के लिए, अब ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट हो जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा फिर हिसाब लगाते हैं कि कम्युनिटी को अगर हम लोग डिवाइड करें तो पॉपुलेशन क्या निकलता है। तो पॉपुलेशन में जैसे अगर हम लोग 4 ही कैटेगरी को देखें अच्छे से, ओपन, OBCs, SCs एंड STs, 4 कैटेगरीज को देखें, तो इन सारे 4 कैटेगरीज का पॉपुलेशन मिला के अगर सिर्फ हम लोग OBC का पॉपुलेशन देखते हैं तो OBC का पॉपुलेशन जाता है मोर देन 50%। एक मोटा मोटी 50% पकड़ के चलते हैं। अभी सेंसस हो जाएगा तो शायद हमें और थोड़ा सा नंबरिंग उसको क्लियर कर सकेंगे। तो 50% पॉपुलेशन तो OBC का है। 2011 का सेंसस ये बताता है कि टोटल पॉपुलेशन में से 16.6% पॉपुलेशन SC का है। तो 50% वो पकड़ लिए, 16.6% ये पकड़ लिए, तो वो जाता है 66.6%। अगर हमने शेड्यूल ट्राइब्स के पॉपुलेशन को ऐड किए तो 2011 का सेंसस बताता है कि 8.6% पॉपुलेशन ये ST का है। तो 66 में आप 8.6 कर दो तो ये मोर देन 75% जा रहा है। तो जनरल कैटेगरी जो है वो 25% में आता है। अब 100% में से OBC SC STs का पॉपुलेशन 75% एंड रिमेनिंग। लेकिन कितने सीट्स ये एजुकेशन में या फिर एम्प्लॉयमेंट में रिजर्व रहना चाहिए, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने पहले से अपना अप्रोच ऐसा रखा है कि कोई भी स्टेट में 50% के ऊपर रिजर्वेशन नहीं देना है। आप जितने आपके स्टेट में एजुकेशन लेवल पे जितने भी सीट्स हैं, जितने भी होगी 100% होगी, उसमें से आप 50% सीट्स रिजर्व रख सकते हैं, 50% आपको अनरिजर्व रखना है। एम्प्लॉयमेंट में भी सेम कि 50% के ऊपर तो रिजर्वेशन जाएगा नहीं, 50% तक आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। लेकिन हमारे कंट्री का एक स्टेट तमिलनाडु, जिस तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पहले से ही अपना अप्रोच रिजर्वेशन के लिए बहुत अलग रखा था, उन्होंने उनके स्टेट में टोटल रिजर्वेशन, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कह रहा है कि नॉट मोर देन 50%, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पहले से उनके स्टेट में जो रिजर्वेशन दिया था वो था 69%। अब ये 69% में अगर हम लोग देखें OBC SC एंड ST कैटेगरीज को अगर हम लोग देखें तो OBC कैटेगरी को ही 50% था, SC कैटेगरी को 18% एंड ST को 1%। इस तरीके से 69% रिजर्वेशन दिया गया। अब जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि 50% के ऊपर रिजर्वेशन नहीं जाना चाहिए, लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 69% रिजर्वेशन देके रखा है, तो ऑफकोर्स ये जिसको हम लोग कह सकते हैं कि अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो इस कारण ये जो रिजर्वेशन था इसको चैलेंज किया गया था। लगभग 1991 की बात है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। ये जो केस गई थी सुप्रीम कोर्ट में उसको हम लोग कहते हैं इंदिरा साहनी केस। अब इंदिरा साहनी केस ने इसी बात को लेके चैलेंज किया था कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी ये जजमेंट है कि किसी स्टेट का रिजर्वेशन 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो तमिलनाडु का रिजर्वेशन 69% कैसा है। तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट बिल्कुल देते हुए साफ किया कि किसी भी स्टेट का रिजर्वेशन ये 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए था, और अगर तमिलनाडु स्टेट का जा रहा है तो ये जो एक्सेस रिजर्वेशन जो है ऊपर का जो 19% दिख रहा है, वो रिजर्वेशन इनलीगल माना गया। मतलब 69% का रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से फिर से 50% तक कम लाया गया। अब यहाँ पे बात ये हुई कि तमिलनाडु गवर्नमेंट को जो अपने पॉलिसीज रखने थे वो अब यहाँ पे रख नहीं पाए, क्योंकि ऑफकोर्स उनका रिजर्वेशन कम हो गया, जितना उनको रिजर्वेशन देना था उतना अब मिल नहीं रहा है। तो इसके बीच का रास्ता निकालने के लिए देखो क्या हुआ। बीच का रास्ता कैसे निकाला गया। इंदिरा साहनी केस का जजमेंट ये तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ आया। 69% का रिजर्वेशन फिर से 50% तक लाने के लिए कहा गया। अब फिर से बीच का रास्ता निकालने के लिए और तमिलनाडु गवर्नमेंट को जो फिर से उनको 69% रिजर्वेशन रखना है, उसके लिए किया ये गया कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उनके असेंबली में एक बिल लाया, और ये बिल वो था, मतलब ये बिल ऐसा था कि जो बिल कह रहा है कि तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन रहेगा ही रहेगा। और उन्होंने अपने असेंबली में इस बिल को रख के इस बिल को पास करवाया था। ये बिल तमिलनाडु असेंबली में पास होने के बाद इसे भेजा गया पार्लियामेंट के पास, और पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट की गई
कि आप अमेंडमेंट कीजिए और अमेंडमेंट करके हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दीजिए कि हम हमारे स्टेट का रिजर्वेशन 69% तक कर सके। पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद असेंबली तमिलनाडु का ये एक बिल लाते हैं। बिल ये कह रहा है कि उस स्टेट में 69% रिजर्वेशन रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वॉट एवर जो भी है डजेंट मैटर, हमारे स्टेट में इतना रहेगा। वो बिल उन्होंने पास किया। बिल पास करने के बाद भेजा पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट की कि आप कीजिए अमेंडमेंट करके हमें रिजर्वेशन रखने का 69% तक रखने का आप हमें जो है वो परमिशन दीजिए। पार्लियामेंट ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके तमिलनाडु स्टेट को 69% रिजर्वेशन देने के लिए किया 76th अमेंडमेंट। और 76th अमेंडमेंट करके यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये कि 76th अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट ने जो अप्रूवल दिया कि यस आप 69% रिजर्वेशन रख सकते हो, उस रूल को पार्लियामेंट ने डाल दिया 9th शेड्यूल में। और ये 9th शेड्यूल में जब गया तो बेसिकली ये जो अमेंडमेंट था, ये अमेंडमेंट पूरी तरीके से सिक्योर और प्रोटेक्टेड हो गया। क्यों? फर्स्ट अमेंडमेंट में ही हमने देखा कि 9th अमेंडमेंट में जो भी लॉज डाले गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं आते। और अगर नहीं आते तो अब इस तरीके से आप 9th अमेंडमेंट में अगर ये बात गई है कि तमिलनाडु 69% रिजर्वेशन रख सकता है तो अब सुप्रीम कोर्ट भी उस पर कुछ नहीं कर सकता था। और इस तरीके से तमिलनाडु को 69% रिजर्वेशन रखने का पूरा 100% जो है वो अप्रूवल मिल गया। क्लियर? ठीक है। इसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट्स हमारे इतने कुछ काम के नहीं हैं, हम उसे स्किप करेंगे। ये फिर से वो अमेंडमेंट है जो SC ST को 10 साल के लिए सामने बढ़ती। सेकेंड लास्ट नहीं बोल सकते, हाँ मतलब अभी तक आया हुआ सेकेंड लास्ट, क्योंकि उसके बाद अमेंडमेंट हुई 104th देखेंगे हम लोग, जिसने फिर से SC ST रिजर्वेशन को आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो 80th अमेंडमेंट ये SC ST एंग्लो इंडियंस के रिजर्वेशन को बढ़ाने वाली। उसके बाद 84 को आप लिख लेना, अभी मैं आपको समझाता हूँ, ये हमने पढ़े हैं। हमने इसके पहले 42nd अमेंडमेंट देखा है। 42nd अमेंडमेंट तो ठीक है, काफ़ी बड़ा था, लेकिन 42nd अमेंडमेंट में एक प्रोविज़न था कि लोकसभा और असेंबली की जो सीट्स थे, लोकसभा के सीट या फिर असेंबली की जो सीट्स थे वो 1971 के सेंसस के आधार पर रहने वाले थे और उसमें सन 2000 तक कोई चेंजेस नहीं होने वाले थे। 2000 के बाद उसमें चेंजेस हो सकते थे। इसी कारण फिर 2001 में हमने एक डेलिमिशन कमीशन अपॉइंट किया था। कुलदीप सिंह उनके है ना चेयरपर्सन थे। उन्होंने अपने रिकमेंडेशन जब रखे तो उनके रिकमेंडेशन भी यही थे कि यहाँ से मतलब 2001 से और 25 साल मतलब 2026 तक आपने इस नंबर्स को नहीं हिलाना है, उसको 1971 के सेंसस के आधार पे ही रखना है। तो उसको लोकसभा एंड असेंबली की जो सीट्स है वो 1971 के सेंसस के आधार पे ही रहेंगे और 2026 तक उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, उसको लेके 84th अमेंडमेंट। ठीक है, इसको ऐड ऑन कर लेना बाद में आप। 84th अमेंडमेंट, देन 86 भी हमने पढ़ा है इन द सेंस पता है आपको, उसको बस रिकॉल करना है। 86 अमेंडमेंट, इसने राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया। 86 अमेंडमेंट ने 3 आर्टिकल जो है मतलब जिसको हम लोग कहेंगे कि 86 अमेंडमेंट से 3 आर्टिकल्स पे इफेक्ट हुआ। एक आर्टिकल 21A, दूसरा आर्टिकल 45, तीसरा आर्टिकल 51A। अब तक एजुकेशन ये जिसको हम लोग कहेंगे कि फंडामेंटल राइट में नहीं आता था, पहली बार आर्टिकल 21A ऐड करके राइट टू एजुकेशन ये मामला अब हुआ फंडामेंटल राइट। और ये स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई कि 14 साल के बच्चों तक आपने प्राइमरी एजुकेशन जो है वो फ्री एंड कंपलसरी देना है, तो ये राइट मिला। इसके अलावा 45 जो DPSP से डील करता था, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा गया कि भाई स्टेट ने 6 साल तक के बच्चों का एजुकेशन उसके तरफ ध्यान देना है। और 51A में जो नया ड्यूटी ऐड हुआ था वो 11th ड्यूटी, और 11th ड्यूटी ऐड करके क्लियर कर दिया गया कि बच्चों का एजुकेशन ये पेरेंट्स का ड्यूटी रहेगा। क्लियर? तो 86 अमेंडमेंट ने राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया, बस इतना आपने इसको याद रखना है। तो ये हुआ आपका 86th अमेंडमेंट। देन 89th अमेंडमेंट।
ये किससे डील करता है? तो 89th अमेंडमेंट ये डील करता है आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, मतलब आर्टिकल 338। हमने इसे भी पढ़ा है, पहले एक ही कमीशन था, एक ही आर्टिकल था 338, लेकिन हमने प्रॉब्लम्स देखे थे भाई। ऑफकोर्स एससी के प्रॉब्लम्स अलग है, एसटीज के अलग हैं, एससी का रीजन अलग है, एसटी का रीजन अलग है, तो कमीशन क्यों एक? तो दोनों के लिए अलग अलग कमीशन करने के लिए 89th अमेंडमेंट हुआ। और इस अमेंडमेंट ने क्या किया? 89th अमेंडमेंट ने नया आर्टिकल ऐड किया 338A, और ये डाला है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, और 338 है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। ठीक, 89th अमेंडमेंट। 91st अमेंडमेंट, इसके पहले कैबिनेट, गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव, लोकसभा, असेंबली, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डालने के लिए हमने 52nd अमेंडमेंट देखा था, एंटी डिफेक्शन लॉ। याद? बस वो जैसे 52nd अमेंडमेंट ने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लाया ना रिप्रेजेंटेटिव पे, उसी तरीके से यहाँ पे उसी के लिए 91th अमेंडमेंट भी किया गया। 91th अमेंडमेंट भी जो लोकसभा असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मेंबर्स हैं, कैबिनेट हैं, गवर्नमेंट हैं, उसको कंट्रोल में लाने का कोशिश करता है 91th अमेंडमेंट। जैसे इसके अगर हम लोग 1 by 1 प्रोविजंस देखें तो फिर से पता आपको सब है, लेकिन फिर भी लोकसभा में रिस्पॉन्सिबल जो कैबिनेट रहेगा उसका एक प्रॉपर नंबर या फिर उसका एक प्रॉपर कंपोजिशन कितना रह सकता है, उसको डिजाइन करने के लिए 91th अमेंडमेंट किया गया। और सीधा सीधा मामला ये था कि जैसे पहले अगर हम लोग देखें तो लोकसभा में कितने मेंबर्स बैठ रहे हैं? 543। अब 543 में से कितने मेंबर्स, मतलब कितने मिनिस्टर्स रहेंगे, इसका पहले कोई नंबर नहीं था। वो नंबर को फिक्स करने के लिए 91th अमेंडमेंट हुआ और कहा गया कि लोकसभा के टोटल सीट्स के 15% से ज़्यादा ये कैबिनेट का नंबर नहीं रहेगा। इसको हमने इसके पहले भी देखा है, कई बार हमने एग्जांपल लिया कि 543 के 50% लगभग 81 इतना निकलता है, इंक्लूडिंग पीएम एंड अदर मिनिस्टर। तो इसमें अगर एक पीएम है तो ज़्यादा से ज़्यादा 80 मिनिस्टर्स रह सकते हैं, उससे ऊपर नहीं रह सकते। तो उसका एक प्रॉपर कंपोजिशन 91th अमेंडमेंट ने क्लियर किया। बस यहाँ लोकसभा के लिए ही नहीं, तो जो असेंबलीज थे वो असेंबलीज के लिए भी सेम ही हुआ, बस थोड़ा सा चेंजेस हैं। असेंबली का कैबिनेट बनते समय उस असेंबली के टोटल नंबर्स के 15% से ज़्यादा नहीं, और अगर वो स्टेट छोटा है, असेंबली के नंबर्स छोटे हैं, तो एटलीस्ट उस स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा कैबिनेट में 12-12 मिनिस्टर्स बैठ सकते हैं। ये प्रोविज़न भी हमने देखा है। असेंबलीज के लिए 15% और 12 मिनिस्टर्स, लोकसभा के लिए 15%। ठीक है। इसके अलावा A member of either house of parliament belonging to any political party who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to be appointed as a minister। ये मैंने 52nd अमेंडमेंट में ही ऐड ऑन किया गया था। अगर उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा तो वो तो ठीक है, अब वो मेंबरशिप तो उसका गया, लेकिन फ्यूचर में वो मिनिस्टर भी नहीं बन सकता है, तो वो इस 91th अमेंडमेंट ने ऐड किया था। Then a member of either house of state legislature belonging to any political party who is disqualified on the ground of the defection shall also be disqualified to be appointed as a minister। अच्छा, ये लोकसभा के लिए है, ये असेंबली के लिए है। आप एक ही इसमें लिखना कि लोकसभा असेंबली दोनों के लिए एक बार उनके ऊपर वो लॉ लगा तो वो डिस्क्वालीफाई रहेंगे मिनिस्टर के लिए। देन a member of either house of parliament or either house of state belonging to any political party who is disqualified on the ground definition shall also be disqualified only remuneration political post। मैंने कहा था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पोस्ट वो नहीं ले सकते हैं, तो ठीक है, उसके लिए डिस्क्वालीफाई है। द एक्सप्रेशन रेम्युनरेशन पॉलिटिकल पोस्ट मींस एनी ऑफिस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वेयर द सैलरी रिकमेंडेशन फॉर सच ऑफिस इज पेड आउट ऑफ द पब्लिक रेवेन्यू ऑफ द कंसेप्ट। सीधा सीधा मामला है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए डिस्क्वालीफाई रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ इस अमेंडमेंट ने किया था। और इसी अमेंडमेंट ने और एक चीज़ ऐड ऑन की थी, देखते हैं नीचे है क्या, या फिर मैं आपको यहीं पे बता दूँ, नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं ना कि लास्ट 52nd अमेंडमेंट ने हमने ये देखा था कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जितने चुन के आए हैं उसमें से 1/3 मेंबर्स अगर दूसरे पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ तो शिफ्ट तो हो गए, लेकिन वो 1/3 या 1/3 से ज़्यादा है, इसलिए उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होता था। लेकिन कैसा है ना कि किसी पार्टी से चुन के आए हुए मेंबर्स से 1/3 को तोड़ना बड़ा ईजी है, हो जाता है इजी। आप सोचो कि किसी पार्टी से 10 लोग आ गए चुन के, तो 10 में से 4 को हम लोग पैसा नहीं खिला सकते, खिला सकते हैं। तो इसलिए इस रेशियो को अगर अपर साइड रखे तो शायद फिर इस लॉ को हम लोग अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। इसी कारण 91th अमेंडमेंट ने इस 1/3 के रेशियो को किया 2/3 और कहा कि नहीं,
2/3 या उससे ज़्यादा मेंबर्स अगर दूसरे पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो फिर उनके ऊपर वो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा या फिर वो होगा। मतलब अब मामला ये है 10 में से अगर 7 मेंबर्स अगर जाते हैं किसी और पार्टी में या 7 से ज़्यादा तो फिर उसके ऊपर ये लॉ लागू नहीं होगा। लेकिन अगर 5 मतलब आधी भी गए या फिर 6 भी गए तो भी उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है। तो आप सोचिए ना कि जैसे शिवसेना फूटी या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस अगर फूटी है तो उनके ऊपर आज तक अगर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लागू हुआ, जबकि इस बात को तो अभी हो रहे हैं 4 साल हो गए हैं, तो अगर नहीं लागू हुआ तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न यही कि जब ये षड्यंत्र रचा गया तो पूरी कोशिश की गई कि जितने चुन के आया है उसमें से 2/3 से ज़्यादा मेंबर्स हमने तोड़ के लाना है, तब जाके ये पॉलिसी काम नहीं करेंगी। तो देखो पॉलिटिक्स कितना डेवलप हो गया ना कि हाँ ठीक है, पहले तो किसी को भी हम लोग उठा सकते थे, आज उठाना है तो 1-2 को उठा के चलेगा नहीं, बड़े मात्रा में हम लोग कैसे उनको तोड़ सकते हैं उसके प्लान्स बनते हैं। तो एक अच्छे फिर से चेंजेस हमें 91th अमेंडमेंट से दिखते हैं। ठीक है, देन 92nd अमेंडमेंट देखेंगे, फिर भले आप लिखते बैठो। ये भी पता है आपको 92nd अमेंडमेंट 4 लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाड़ी 4 लैंग्वेज को ऐड ऑन, उसके चलते आज लैंग्वेजेस 22 हैं, उसको ऐड करने के लिए 92nd अमेंडमेंट। 93rd भी देख लेते, फिर आराम से लिखते बैठो आप। ये शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस के लिए ही था, रिजर्वेशन के लिए। बस इतना ही है कि ये प्राइवेट सेक्टर के रिजर्वेशन के लिए था। मतलब आपको जो रिजर्वेशन है ये तो पब्लिक सेक्टर के लिए है ना, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर भी रिजर्वेशन देना चाहता है तो उसे वो राइट दिया गया था 93rd अमेंडमेंट के चलते। ठीक है, जो रिजर्वेशन ही देता है। बाकी भले ही 97th अमेंडमेंट उसके बाद के अमेंडमेंट्स फटाफट हो जाएंगे, वो हम लोग देखते हैं बाद में। 84 से लेना है ना आपने। ये नोट किया था कि पहले भी है कुछ। 76 तो हो ही गया ना, उसके पहले और 80th। लेकिन कल का रिपोर्ट आज ही पब्लिश हुआ और इंडिया 6th नंबर पे गया, तो ये बड़ा एक बैड न्यूज़ है आज का। ठीक है, मतलब जहां हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग 3rd पे जाएंगे, हम लोग सीधा पीछे आ गए, हम लोग 6th नंबर पे आए। इसके बाद ये फिर से 95th अमेंडमेंट SC/ST एंग्लो इंडियंस रिजर्वेशन एक्सटेंड करने के लिए 2020 तक एक्सटेंशन था। ये है सेकंड लास्ट। ठीक है, अब तक का 95th अमेंडमेंट SC/ST एंग्लो इंडियंस। लोकसभा एंड असेंबली के शॉर्ट में लिखो, एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन अप टू 2020 फॉर SC/ST एंड एंग्लो इंडियंस। यहाँ 96 अमेंडमेंट को देखने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट का रीनेम हुआ है, जिसको हम लोग ओडिया कहते थे, उसको ओरिया, जिसको उड़ीसा कहते हैं ना हम लोग सीधा भाषा में, अभी उसको उरिया कहते हैं। तो अगर स्टेट का भी नाम अगर हमें चेंज करना है तो उसके लिए अमेंडमेंट ही लगेगा। बस वो अमेंडमेंट ये बड़ा सिंपल अमेंडमेंट रहता है, सिंपल मेजोरिटी से पास रहता है। फर्स्ट टाइप ऑफ अमेंडमेंट है वो, लेकिन अमेंडमेंट तो है, इतना कुछ ज़रूरी नहीं है। 96 कोई पूछेगा नहीं। चलो 97 से फिर से हम लोग बात कर सकते हैं कि 97th अमेंडमेंट ने जो 2011 में हुआ, सो 97th अमेंडमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, और इसी कारण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नया पार्ट ऐड ऑन हुआ था, पार्ट 9B। इसके अलावा आर्टिकल 243ZH to ZT कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बेसिकली कुछ जो नए चेंजेस हुए, आज तक जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था, आज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। तो पार्ट 3 में भी चेंज हुए, पार्ट 4 में भी चेंज हुआ। जैसे पार्ट 3 में चेंज करके आर्टिकल 19C से अब कोऑपरेटिव सोसाइटी की इस्टेब्लिशमेंट ये फंडामेंटल राइट है। इसके अलावा आर्टिकल 43B ऐड हुआ होगा, जिसमें नया DPS पे ऐड ऑन हुआ कि भाई
स्टेट ने प्रमोट करना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। तो फंडामेंटल राइट में भी नया राइट ऐड हुआ 19 में कि कोई भी पर्सन जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्थापना कर सकता है और स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डाले गया। यह है ही कि न्यू पार्ट 9 भी ऐड ऑन हुआ है। बस आर्टिकल जो है वो 243Z से लेके ZT। और मेरे ख्याल से वैसे भी जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ देखी है, ऑर्गेनाइजेशंस, कमीशंस, तब हमने देखा है ये थोड़ा बहुत। ठीक है, इतना ज़्यादा सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। 97th अमेंडमेंट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पार्ट नंबर 9 भी आर्टिकल्स आपने इसके पहले लिखा ही है। 98 अमेंडमेंट भी काम का नहीं है। हैदराबाद कर्नाटका 370J सीधा लिखो, आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेट है ना 370, तो आर्टिकल 370J एड ऑन हुआ हैदराबाद कर्नाटका को स्पेशल रीजन। उसके लिए हमने 370 ABCDEF देखा है ना, हाँ, तो J एड ऑन हुआ था कर्नाटका और हैदराबाद रीजन के लिए। इतना ही लिखो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे है क्या वैसे J था कि H था? J मिजोरम के लिए ना, तो H, सॉरी 370H, फिर J ही है, J ही है, G होगा G, यस, हाँ हाँ 370 जम्मू कश्मीर, 371 J हैदराबाद कर्नाटका। ये लास्ट रीजन है अब तक का जिसको स्पेशल स्टेट मिला है। 99th अमेंडमेंट को लेके बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं, कई बार डिस्कशन हुआ है। कॉलेजियन सिस्टम को चेंज किया सुप्रीम कोर्ट के, और एक नया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है वो ऐड ऑन किया था, जिसमें नए 2 ज्यूरीज, एक लॉ मिनिस्टर को ऐड किया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के जजेस का अपॉइंटमेंट करेंगे। अब वैसे भी लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने फिर से इस बिल को रीइंट्रोड्यूस करने का प्लान बनाया है, और इसको तो खुद मतलब एडवाइस के लिए भेजा भी था शायद, जितना मैंने सुना सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट लगभग इसके लिए फेवरेबल है कि हाँ ला सकते हो, ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ला सकते हो, ये खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट खुद अपने पावर्स को गवर्नमेंट के हाथ सौंप रहा है कि हाँ भाई ठीक है, आप अपने हिसाब से जो है वो अपॉइंटमेंट कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखाई है। शायद आपने अभी देखा होगा कि जो केजरीवाल का जो केस चल रहा है, तो केजरीवाल ने खुद अपनी साइड रखी थी जज के सामने। देखिए वो वीडियो, मैडम के सामने, शर्मा जी वर्मा जी जो मैडम थी, है ना, उनके सामने बहुत अच्छे से बात रखी है केजरीवाल ने। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप खुद केस छोड़िए, आप किसी और जज को भेजिए, क्योंकि आप जिस आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं वो आइडियोलॉजी से मैं उस आइडियोलॉजी के एंटी आइडियोलॉजिस्ट हूँ, और इस कारण आप बायस होके ही जजमेंट देंगे, ये हमें पता है। तो आप खुद ही चेंज कर लीजिए, आप हट जाइए इस केस से और दूसरे को किसी को अपॉइंट कीजिए। तो उन्होंने अच्छे विथ प्रूफ्स रखे हैं कि आपके रिलेशंस किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन से है, आप हर बार कैसे उनके साथ मीटिंग करे हो, आप हर बार कैसे उनके हर फंक्शन में गए हो, तो आप उस आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड हो, तो आप मेरी केस कैसे लड़ोगे, सीधा सीधा मामला था। ठीक है, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग मामला जो 2 दिन पहले हुआ है इंडिया में। ठीक, चलो 100 अमेंडमेंट्स, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था इंडिया बांग्लादेश के बीच में, जिसके चलते फिर से हमने एक बार कुछ एरियाज एक्सचेंज किए हैं बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। हमने बांग्लादेश को कुछ एरियाज दिए, बांग्लादेश से कुछ एरियाज लिए। 100 अमेंडमेंट फॉर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। ठीक है, देन 101 अमेंडमेंट जब भी लिखोगे, ये इतना बड़ा लिखने की जरूरत, इसलिए तो मैं आपको कहता हूं हर बार कि शॉर्ट नोट्स निकालने का मतलब कोशिश करो, इतना बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। 101st अमेंडमेंट GST काउंसिल, मामला खत्म। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल इस अमेंडमेंट ने बनाया था। ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन 102nd अमेंडमेंट, किस लिए? तो इस अमेंडमेंट ने एक नया कमीशन एक कमीशन, जिस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, जैसे जो नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये अब तक एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन था। इस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल को कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बनाने का काम 102nd अमेंडमेंट ने किया है। देन 103rd अमेंडमेंट, ये था EWS,
इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन उनको 10% रिजर्वेशन एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में। मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कहा के, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो ऑफकोर्स अनरिजर्व कैटेगरी में SC ST छोड़ के, OBC छोड़ के जितना भी ओपन सीट्स है, ओपन सीट्स में या फिर ओपन में वो लोग जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड्स हैं उनको 10% रिजर्वेशन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए 103rd अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट तो हुई, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद तुरंत DMK ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, और एक हमारे कंट्री का एक बड़ा NGO है, वॉइस ऑफ यूथ समथिंग ऐसा कुछ तो NGO है, उन्होंने भी चैलेंज किया था कि एक्चुअली ये जो 10% रिजर्वेशन वाला मामला है ये बियॉन्ड 50% जारी है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको हरी झंडी दिखा दी कि नहीं ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अब ये 10% रिजर्वेशन EWS को, देन 104th अमेंडमेंट में इसका थोड़ा सा नहीं, इसको तो सीधा सीधा अपन कह सकते हैं कि 104th अमेंडमेंट किस लिए किया गया था, तो फिर से जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन SC ST एंड एंग्लो इंडियंस को मिला था 10 साल के लिए, हर 10 साल के लिए वो एक्सटेंड कर सकते थे, तो ये अमेंडमेंट करके SC STs का रिजर्वेशन तो फिर से 10 साल के लिए बढ़ा गया, मतलब 2030 तक बढ़ाया गया है लोकसभा एंड असेंबली दोनों जगह पे। लेकिन एंग्लो इंडियंस का जो रिजर्वेशन है वो यहाँ से डिसकंटिन्यू हुआ, अब एंग्लो इंडियंस को कोई रिजर्वेशन नहीं, SC ST एक्सटेंड किए गए, ठीक है। 104th, देन सेकेंड लास्ट, फिर बाकी जो एक लास्ट अमेंडमेंट जो अभी भी हुई है वो हम लोग देखेंगे। 105th अमेंडमेंट, सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं, महाराष्ट्र का क्या केस हुआ था। महाराष्ट्र में जब मराठा सोसाइटी को 16% रिजर्वेशन दिया गवर्नमेंट ने, तो उस रिजर्वेशन को किया गया चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि अच्छा, जिस बेसिस पे स्टेट ने मराठा सोसाइटी को रिजर्वेशन दिया तो उसका बेस क्या है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने कमीशन अपॉइंट किया, उसको काम दिया कि आप ढूंढो कि क्या समस्याएं हैं इकोनॉमिकली या फिर एजुकेशनली या फिर सोसाइटी को लेके, किस तरीके से ये सोसाइटी बैकवर्ड है, ये कम्युनिटी बैकवर्ड है। उस कमीशन ने इतना काम करके अपना रिपोर्ट दिया, सब दिया, उसके आधार पे मराठास को 16% रिजर्वेशन दिया भी गया। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि स्टेट को कोई राइट ही नहीं है कि स्टेट खुद अपने लेवल पे कमीशंस अपॉइंट करके इसका रिसर्च करे कि कौन बैकवर्ड है कौन नहीं है। वो आपका राइट नहीं है, वो सेंटर का राइट है। अगर सेंटर कहता है कि हाँ मराठा सोसाइटी ये बैकवर्ड है तो हम रिजर्वेशन मानेंगे, आपने दिया हुआ रिजर्वेशन नहीं मानेंगे, आपके कमीशन या उसके रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, और इसी कारण जो महाराष्ट्र में फिर जो रिजर्वेशन फंसा उसको शायद क्लियर करने के लिए सेंटर गवर्नमेंट ने 105th अमेंडमेंट को लाके, देखो क्या क्या है, प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट में विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी specify the socially and educationally backward classes in the central list for the purpose of the central government। अब इन्होंने सेंट्रल मतलब स्टेट को भी ये राइट दिया है कि आप अपने लेवल पे बैकवर्ड क्लासेस को निकाल सकते हो और उनके लिए जो है कमीशन अपॉइंट करके उनको लेके जो है वो सामने आप रिजर्वेशन के लिए भी काम कर सकते हो। तो स्टेट को राइट देने के लिए 105th अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। बाकी लास्ट अमेंडमेंट जो था 106th, वो क्या था हम लोग देखेंगे। तो काफी सालों से इस बात पे बात चल रही थी कि हम लोग वुमेन्स को रिप्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं लोकसभा असेंबली में। फाइनली उसके लिए एक अमेंडमेंट बिल लाया गया, अमेंडमेंट बिल पास हुआ, 106 अमेंडमेंट हुई और 106 अमेंडमेंट ने कुछ नए आर्टिकल जो है वो ऐड ऑन किए। जितने भी आर्टिकल्स है वो वुमेन्स को रिजर्वेशन देने के लिए, और वुमेन्स को रिजर्वेशन अभी जो मिला है वो मिला है टोटल नंबर, उस जो स्ट्रेंथ है उस हाउस के टोटल स्ट्रेंथ के 1/3 रिजर्वेशन मिला है। दो नए आर्टिकल इंपॉर्टेंट जो ऐड ऑन हुए हैं, आर्टिकल नंबर 330A ये एक, और इसके अलावा आर्टिकल 332A। अगर आपको याद होगा कोर आर्टिकल अगर हम लोग देखें तो 330 किसी को याद है? लोकसभा, ओके, लोकसभा रिजर्वेशन कभी है किसके लिए? SC ST रिजर्वेशन। और 332 असेंबली में SC ST रिजर्वेशन। तो सेम उसी आर्टिकल के साथ नया आर्टिकल 330A जोड़ा गया। लोकसभा में वुमेन्स को 1/3 रिजर्वेशन और असेंबलीज में भी 1/3 रिजर्वेशन, ठीक है। बस
ये बात याद रखना जरूरी कि ये जो रिजर्वेशन दिया है, ये रिजर्वेशन वुमेन्स को मिला है नेक्स्ट 15 ईयर तक। 15 साल के लिए रिजर्वेशन है, 15 साल के बाद ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी तो SC ST को रिजर्वेशन 10 साल के लिए दिया था, क्या तो वो डिसॉल्व हो गया? क्या नहीं, चल ही रहा है ना, एक्सटेंड किया गया है ना। तो वैसे ही ये रिजर्वेशन भी जो है वो सामने एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, अभी तो 15 साल के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। भले ये रिजर्वेशन के लिए बिल पास हुआ, अमेंडमेंट हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल पहले दिन से रिजर्वेशन मिला है। नहीं, ये रिजर्वेशन को या फिर इस एक्ट को, इस लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2029 से, 2029 से आएगा ये, अभी नहीं। मतलब दूसरी भाषा में कब से? तो जब डेलिमिशन नया आएगा, लोकसभा असेंबली के सीट्स रिवाइज करेगा ना, तब से ये इम्प्लीमेंट होगा। अभी तो समय है, अभी समय है। ठीक है, ये हुआ आपके पॉलिटी, इंडियन गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स। हेडिंग दीजिए लोकल बॉडीज। वो मराठा आरक्षण को लेके नहीं था, वो क्या था कि मराठा आरक्षण देने के लिए जो कॉम्प्लिकेशंस आए थे ना, वो ये थे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को ये कहा कि आपको राइट्स नहीं है कमीशन अपॉइंट करके आपके स्टेट में कौन बैकवर्ड है, किसको क्या देना चाहिए, उसको जज करने का आपको राइट नहीं है, वो सेंटर को राइट है। तो इसलिए सेंटर ने 105th अमेंडमेंट करके ये कहा कि नहीं, ये राइट स्टेट्स को भी है, स्टेट्स भी डेफिनेशन बना पाएगा कि उनके स्टेट में कौन बैकवर्ड है और किसे कितना क्या कुछ मिल सकता है। ये राइट्स बस उन्होंने स्टेट को दिया। ऐसा नहीं कह रहे वो कि रिजर्वेशन देने का राइट आपको मिला है, नहीं, कौन बैकवर्ड्स है ये डिसाइड करने का राइट स्टेट्स को मिला है 105th अमेंडमेंट से। रिजर्वेशन दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था, रिजर्वेशन बात की बात हुई, पहले तो ये डिसाइड करने की बात थी कि कौन बैकवर्ड है कौन नहीं। एक बार ये डिसाइड हो गया है तो रिजर्वेशन दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि रिजर्वेशन आपका इनवैलिड है, क्यों? क्योंकि कौन बैकवर्ड है यही आपको डिसाइड करने का राइट नहीं है। इसलिए 105th ने कौन बैकवर्ड और कौन नहीं ये डिसाइड करने का राइट स्टेट को दे दिया। तो वो राइट है तो बैकवर्ड वो डिक्लेयर करके रिजर्वेशन भी दे सकते हैं। नहीं, सेंटर के लिए देखो ना, सेंट्रल के लिए मतलब अप्लीकेबल इन द सेंस, वो ये जो रिजर्वेशन है ना, ये रिजर्वेशन स्टेट सर्विसेज एंड स्टेट एजुकेशन सीट्स के लिए है, तो सेंटर का कोई मामला ही नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र ने दिया तो महाराष्ट्र ने मराठा सोसाइटी, पहली बात हमारे कंट्री में पर प्रॉब्लम, दिक्कत क्या है हमारे कंट्री में? प्रॉब्लम ये है कि अगर पर्टिकुलर एक पर्सन महाराष्ट्र में अगर जनरल में आता है, वो MP में चला जाए, OBC में चले जाएगा। अगर वो छत्तीसगढ़ में जनरल OBC में था, वो राजस्थान चला जाए, वो हो सकता है ओपन में चले जाएगा। ये दिक्कत है। ST ST का तो डेफिनेशन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, SC का भी बदल सकता है। महाराष्ट्र में 59 कास्ट है SC में, पूरे देश भर में कितने हैं? 1084 है ना। ये दिक्कतें हैं, तो ये स्टेट वाइज वेरी करता है। लेकिन स्टेट ने अगर दिया तो वो सेंटर को अप्लीकेबल होने का पॉइंट ही नहीं, क्योंकि ये जो जगह है वो स्टेट सर्विस एंड स्टेट एजुकेशन सीट्स के लिए। तो भी मामला ये है कि MP में वो किस कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि उनके स्टेट ने डिफाइन किया है कि आपका ये कास्ट, पहले तो इसे समझिए, रिलीजन अलग, कास्ट अलग, कम्युनिटी अलग। कम्युनिटी क्या? कम्युनिटी जनरल, OBC, SC, ST, ये होगी कम्युनिटी। कास्ट क्या? तो कास्ट जैसे हम लोग कहते हैं ना कि तेली है, कुंबी है, महार है, मांग है, ये कास्ट है ना। उसमें सब कास्ट अलग, आप जाओ ही मत इसमें, परेशान पागल हो जाओगे, इतना कुछ है। मतलब एक कास्ट के सब कास्ट, उस सब कास्ट के और कुछ कास्ट, इतनी समस्या है। कोई रात में खाना नहीं खाता है, सबका अलग अलग है। फिर खाने के साथ कोई किसी को पराठे चाहिए, कोई कास्ट सब कास्ट नहीं, पूरी नहीं चाहिए, मतलब पराठे नहीं चाहिए, पूरी चाहिए, ये सारी दिक्कतें हैं, है ना। तो वो कास्ट बेसिस पे हर स्टेट में फिर वो वेरिएशन दिखेगा कि वो किस में क्या जाएगा और किस में नहीं। ठीक है, अगर हमें लोकल बॉडीज पढ़ना है, एक लेक्चर में हो ही जाएगा आराम से, लेकिन मुझे इलेक्शन का एक पार्ट पढ़ाना है, अभी शुरू करके कोई मतलब नहीं। लेकिन कि अभी बैठते
15-20 मिनट, 20-25 मिनट बैठ सकते हो अभी। एक तो बैठ सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं, कल का लेक्चर पूरा मिल जाएगा हमें, कल वो ख़त्म करके, वो एक इलेक्शन का छोटा सा पार्ट बचा है रिफॉर्मेशन अब तक के, उसके लिए शायद आधा घंटा लग जाए, आधा पौन घंटा लग जाए। कल अगर मैनेज हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो सैटरडे को हम 1 घंटा दे देंगे, मतलब 4 से 5 आपका पॉलिटी ले लेंगे, 5 से 7 आपका करंट हो जाएगा। अभी शुरू करके वैसे भी नहीं होगा वो ख़त्म, क्योंकि मुझे पहले तो आपको सब कुछ बताना है कि लोकल बॉडीज़ में क्या आता है। एक ही चार्ट में ख़त्म कर दूंगा। ये टॉपिक आपको यूपीएससी को इतना डीपली नहीं है, वो जो कुछ है वो स्टेट पीएससी को है, ठीक है, क्योंकि सेंटर का मैटर नहीं है लोकल बॉडीज़, वो स्टेट का मैटर है, तो इतना कुछ हमें, लेकिन वो बेस पढ़ना ज़रूरी है। तो बेटर वे कि हम उसको कल देखते हैं। कल अगर कुछ बच गया तो सैटरडे को हम लोग 1 घंटा बैठ के उसको ख़त्म कर लेंगे। बाकी फिर सब खत्म है आपका, एवरीथिंग इज़ फिनिश।